catalysis, its types, important characteristics, of a catalyst, एंड देन हम उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए जनाब, ये इंसान की फितरत में दाखिल है। कोई चीज़ तेज़ होती है बहुत, हम चाहते हैं कि स्लो हो, कोई चीज़ स्लो होती है हम कहते हैं कि ये चीज़ तेज़ होनी चाहिए। एग्जैक्टली लाइक दैट, जब रेट ऑफ रिएक्शन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि ये गिवन जो रिएक्शन जिस रफ्तार से जा रहा है मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इसको मज़ीद तेज़ करना है, एक्सीलरेट करना है, या मुझे इस रिएक्शन को डिसीलरेट करना है। ओके, तो कैटालिसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का प्रोग्राम बनाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी इसमें होता क्या है, यानी ए से जब बी मैं बना रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मैं इसके अंदर एक एजेंट डाल दूंगा। ये एजेंट क्या करेगा, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। अगर रिएक्शन तेज था मैं इसको स्लो करवाने जा रहा हूं, स्लो था तो मैं इसको तेज करवाने जा रहा हूं। इस प्रोसेस का नाम है कैटालिसिस। कैटालिसिस रेट चेंजिंग फिनोमिना है। रेट चेंजिंग फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ एन एजेंट नोन एज कैटालिस्ट। याद रखें, कैटालिसिस की गलत मतलब ना लीजिए। कैटालिसिस में एक स्टॉप रिएक्शन को हम स्टार्ट नहीं करने जा रहे। प्लीज, जो रिएक्शन नहीं होता हम उसको करवाने नहीं जा रहे। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल कोट किया करता हूं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें, यानी जो दीवार गिर रही है उसको अगर आप जल्दी गिराना चाहते हैं कैटालिस्ट को फोन कीजिए। ओके, सिमिलरली एक रिएक्शन बहुत तेज है या वहीं दीवार गिर रही है, उसको किसी हद तक आप टेक दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए। ज़रा गिरने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। इस कंसेप्शन को हम बोलते हैं कैटालिसिस। जो रिएक्शन रुका हुआ है उसको हम चला नहीं सकते। अगरचे बायोलॉजी में हम एंजाइम के बारे में किसी हद तक बिलीफ रखते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्लीज याद रखें, कैटालिसिस एक प्रोसेस जिसमें आप रेट को चेंज करते हैं। ये रेट को चेंज कैसे करते हैं? रेट को चेंज कैसे करते हैं? हम पाथ को चेंज करते हैं बाय पाथ चेंजिंग। हम रास्ते को तब्दील करके रेट ऑफ रिएक्शन को तब्दील कर रहे होते हैं। पाथ का मतलब हम मैकेनिज्म को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बाय चेंजिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन के रेट को आपने इंक्रीज कर दिया। वो कैसे कर दिया आपने? हमने रूट को चेंज किया है, हमने उसके मैकेनिज्म को चेंज कर दिया है। इस रिजल्ट में रेट ऑफ रिएक्शन या शॉर्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, या स्लो हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कैटालिसिस। तो याद रखें, कैटालिसिस का जो प्रोसेस होता है ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। जब आप क्या करते हैं, जब आप रेट को एक्सीलरेट करते हैं, जब आप
किसी रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर बैठते हैं, ये पॉजिटिव कैटालिसिस की एग्जाम्पल है। जब आप रेट को डिसिलरेट करते हैं, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, इनहिबिट करने की ट्राई करते हैं, रिटार्ड करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? नेगेटिव कैटालिसिस। ओके, तो आमतौर पर तो पॉजिटिव कैटालिसिस से आपका ढेर सारा वास्ता हो चुका होता है। मैं यहां पर नेगेटिव कैटालिसिस की एक दो एग्जांपल कोट करूंगा। आपके बुक में मोस्टली जितने भी कैटालिसिस के प्रोसेस हैं, दे आर बिलोंग टू पॉजिटिव कैटालिसिस। ओके, मैं नेगेटिव कैटालिसिस की दो एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं। ये देखिए जनाब, जब हम सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, सोडियम सल्फेट बनाना चाहते हैं, सोडियम सल्फेट, तो यहां पर हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट हम इसको यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप रिकॉल कीजिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अगर आपने डिकम्पोज करना हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आप डिकम्पोज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड, तो लोगों ये भी एक नेगेटिव कैटालिसिस की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड को हम पेट्रोल में ऐड करते हैं एज ए एंटी नॉक एजेंट। एज ए एंटी नॉक एजेंट, तो ये पेट्रोल के कंबस्टन के प्रोसेस को रिटार्ड करता है, स्लो डाउन करता है, टू अवॉइड द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन द कंबस्टन इंजन। ओके, तो टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड भी आपके पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है पॉइजनिंग वाले प्रोसेस में, या इसको आप कह सकते हैं कि नेगेटिव कैटालिसिस के तौर पर ये रोल प्ले करता है। और बुक में तो सारी एग्जांपल आपके पास जो मौजूद हैं, रेट एक्सेलरेट किया जा रहा होता है वहां पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। अब देखिए जी, हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं कि इस बुनियाद पर, कैटालिसिस के प्रोसीजर के बुनियाद पर, ऑपरेशनल प्रिंसिपल की बुनियाद पर हमारे पास तीन फंडामेंटल टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस, एक को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस, एक को हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि लोगों, एंजाइम कैटालिसिस भी होमोजीनस कैटालिसिस की एक सब टाइप है, स्पेशल टाइप है, लेकिन बुक्स के मुताबिक मैं इसको अलग अलग तीन टाइप के तौर पे पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज यू मस्ट रिमेंबर, एंजाइम कैटालिसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस। अब होमोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है, याद रखें, जब आपके रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जब आपके रिएक्टेंट्स सॉल्यूशन की हालत में है, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन की हालत में है, और जब आप इसमें कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं, तो वो कैटालिस्ट क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, गेट डिसॉल्व्ड। कैटालिस्ट भी आपका इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है, तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट ये आता है कि आपके रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट सब क्या होते हैं, वन फेज में होते हैं। ओके, वन स्टेट में, बेहतर टर्मिनोलॉजी कौन सी है, फेज वाली। जब ये सारे लोग एक फेज में होते हैं तो इसको बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? रिएक्टेंट्स का सॉल्यूशन बनाया गया है, खासकर लिक्विड सॉल्यूशन, आपने कैटालिस्ट ऐड किया, कैटालिस्ट गेट डिसॉल्व इन दैट, तो नेट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आपके पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट
एक हालत में पाए जाते हैं, एक फेज में पाए जाते हैं। अब यहां पे कमाल क्या है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ईटा के लोगों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? कि यहां पे बेस्ट इंटरेक्शंस between reactant and catalyst take place. That's why rate of reaction is generally very speedy. यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे पास जनरलाइज बात हो रही है, एक होमोजीनस है, एक हेट्रोजीनस है, तो होमोजीनस कैटालिसिस रेट ऑफ रिएक्शन बेतहाशा ज़्यादा इंक्रीज करता है बनिस्बत एक हेट्रोजीनस प्रोसेस के आमतौर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक फेज में हैं, उनके दरमियान बेहतरीन इंटरेक्शन होती हैं। और यहाँ पर फिर नुकसान क्या है, ड्रॉबैक कौन सा है, ये भी ज़रूरी है। ड्रॉबैक जनाब इसका ऊपर ये है कि कैटलिस्ट इज नॉट इजीली रिकवरेबल। यहां पर कैटलिस्ट को सेपरेट करना फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आफ्टर द प्रोसेस खाला जी का घर नहीं है, आसान कारोबार नहीं है, ये एक टफ प्रोसेस होता है। मैंने एक गुडनेस, एक एडवांटेज भी बता दिया और एक डिसएडवांटेज भी बता दिया आपको मैंने। अब जहां तक एग्जाम्पल की बात है तो प्लीज याद रखिए कि आपके पास एसिड कैटालिसिस की बात करें, आप बेस कैटालिस्ट की बात करें, आप ऑर्गेनोमेटालिक्स की बात करें, तो आमतौर पर these all are the example of homogeneous catalysis. ओके, अब यहां पर आप एग्जाम्पल कोड करना चाहें तो आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पुरानी एग्जाम्पल हमारे पास है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है, और यहां पर जो कैटलिस्ट है कौन कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। यहां पर आपके पास दो कैटालिस्ट मौजूद हैं, इसको बोलते हैं को कैटालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली हम को कैटालिसिस बोलते हैं। जब आप देखें कि एक रिएक्शन में बैक वक्त आप दो कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं बैक वक्त, it is known as co-catalysis on one hand. On the other hand, it is a good example of homogeneous catalysis because ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपके पास गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपके पास गैस है। ओके, चलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जानिब। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होते हैं, इसमें आपके पास जो कैटालिस्ट हुआ करता है आमतौर पर ये क्या होता है, ये सॉलिड हुआ करता है। आमतौर पर क्या होता है, ये सॉलिड हुआ करता है। जब आपने सॉलिड कह दिया है तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब्ड। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं एट द सरफेस। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब जानते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम ऑक्साइड्स। अब जानते हैं हैबर प्रोसेस में जब आप आयरन के ऑक्साइड्स को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं या आप आयरन को इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास कैटालिस्ट क्या होगा, सॉलिड हुआ करता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट्स
आर इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, ये क्या होते हैं? ये आपके पास डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। प्लीज आगे चलिए। यहां पे एक नुकसान की बात कौन सी है? जरा मेरी बात सुनिए। मेरा हाथ कैटलिस्ट है, ओके, इसके ऊपर आपका रिएक्टेंट सरफेस पे आ गया है। अब सरफेस के ऊपर आपके पास एक लेयर बन गई है। सरफेस के ऊपर लेट मेरे हाथ पे 3 पेन आ गए हैं। अब मजीद रिएक्टेंट को कैटलिस्ट की सरफेस अवेलेबल नहीं है, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के दरमियान इंटरेक्शन बड़ी कमजोर है। सिर्फ इन 3 पेनों के लिए मेरा कैटलिस्ट हाजिर है। अब अगर कोई और मेरे पास कोई और रिएक्टेंट आ रहा है तो सरफेस के ऊपर जब जमा होगा तो ये तो कैटलिस्ट को टच नहीं कर रहा, ये तो पेनों के ऊपर पड़ा रहेगा। इट मींस इस रिएक्टेंट का रिएक्शन नहीं होने वाला, इस रिएक्टेंट का रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला। तो क्या होगा? पहले ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, सीट खाली हो जाएगी। अब आपका एक नया रिएक्टेंट यहां पे आ सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर स्लो होता है बनिस्बत होमोजीनस कैटालिसिस के। ये बात भूले नहीं प्लीज। लेकिन जहां पर एक नुकसान है वहां पर फायदा भी है। फायदा कौन से वाला है? सुनिए फायदा। यहां पर कैटलिस्ट इज वेरी इजीली रिकवरेबल, क्योंकि उनके स्टेट डिफरेंट है ना। जब स्टेट डिफरेंट है, सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप अपना कीमती सॉलिड कैटलिस्ट को अलग तलग कर सकते हैं। इधर जो फायदा था वो फायदा यहां दस्तयाब नहीं है, जो इधर नुकसान था वो नुकसान यहां अवेलेबल नहीं है। ओके, तो जहां भी आप एज ए मेटल बतौर कैटलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं, कार्बन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है? एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल होता है? सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल कारोबार कर रहा होता है। ओके, अब एग्जाम्पल आपने कोट करनी है। अभी मैंने कह दिया है ना कि आप देखें, अल्कीन से आप क्या बनाते हैं? आप अल्केन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। अब देखें ये गैस है, लेकिन ये कौन है? ये सॉलिड है। यहां पर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, प्लीज ख्याल कीजिए। जब आप कहते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रिया, हेटेरोजीनस इक्विलिब्रिया, वहां पे हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम स्टेट में है, तो होमोजीनियस अदरवाइज हेटेरोजीनस। लेकिन प्लीज कैटालिसिस के कारोबार में प्रोडक्ट का कोई अमल दखल नहीं है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इन दो की बात कीजिए। अगर ये दोनों लोग सेम स्टेट में हूं, वन फेज में हूं, तो होमोजीनियस कहें, अदरवाइज हेटेरोजीनियस कहें। स्टेट और फेज में क्या फर्क है हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस, यू मस्ट नो एंजाइम्स हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम्स हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं। कैटलिस्ट आमतौर पर ऑर्गेनिक हर वक्त नहीं हुआ करता। तो कैटलिस्ट आमतौर पर इनऑर्गेनिक और एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हुआ करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हुआ करते हैं। एक्टिविटी के एतबार से, निशाना के एतबार से एंजाइम्स का जो एक्शन होता है मच मोर स्पेसिफिक देन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के मुकाबले में ये बड़े निशानेबाज लोग होते हैं, बड़े निशाने पे काम करते हैं, सिस से लड़ते हैं, ट्रांस से नहीं लड़ते, डेक्स्ट्रो पे कारोबार करेंगे, लीवो वाले ऑप्टिकल आइसोमर को कुछ भी नहीं कहेंगे। कमाल की बात, इसको बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ओके, अब एंजाइम्स, मैंने पहले भी कहा कि एंजाइम्स आमतौर पर क्या होते हैं? ये लोग होमोजीनस कैटालिसिस की कैटेगरी में आते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस में आते हैं। ओके, प्लीज याद रखें कि आप
कि बॉडी में कई बायोलॉजिकल रिएक्शंस जारी हैं, जहां जहां भी एंजाइम काम कर रहे हैं, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। हम एक पुरानी एग्जांपल को कोट करेंगे। ये देखें, जब आप स्टार्च से अल्कोहल बनाते हैं, स्टार्च, तो पहले क्या बनाते हैं? स्टार्च से पहले आप माल्टोज बनाते हैं, ओके। फिर माल्टोज से आप क्या बनाते हैं? आप ग्लूकोज बनाते हैं, ओके। फिर ग्लूकोज से आप जनाब एक जाम अल्कोहल का बना लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्च यहां पे एक्चुअली हम डायस्टेज एंजाइम को यूज करते हैं, डायस्टेज एंजाइम। यहां पर हम माल्टेज एंजाइम को यूज करते हैं, यहां पर हम जाइमेज या इन्वर्टेज एंजाइम को यूज करते हैं। डीएमजेड के नाम पे इसको याद रखिए, डीएमजेड, डायस्टेज माल्टेज जाइमेज। बायोलॉजिकली एंजाइम के एंड पे क्या होता है? एज, ओके। हाइड्रोलेजेस, ग्लाइएजेस, हाइड्रेजेस एंड सो ऑन, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एटसेट्रा। तो ये हमारे पास तीन बुनियादी टाइप्स हो गई, होमोजीनस, हेट्रोजीनस और एंजाइम कैटालिसिस। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की जानिब आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की जानिब आते हैं। प्लीज पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। बुनियादी खदोखाल, बुनियादी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? तो पहली बात यह है कि कैटलिस्ट अगर आपका पास सॉलिड है तो पाउडर फॉर्म में ये बेस्ट एफिशिएंसी शो करेगा। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब आप उसको पाउडर फॉर्म में अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, कैटलिस्ट जो होता है एक प्रोसेस में, मैं नेट बात कर रहा हूं, नेट फिजिकली कैन चेंज, फिजिकली ये चेंज हो सकता है, बट केमिकली कांट। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं, यहां पर मुझे समझने की जरूरत है, प्लीज मुझे समझिए, रिकॉल कीजिए। पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन जब आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है तो आपको याद होगा आप आयरन +2 या आयरन +3 आयन इस्तेमाल करते हैं। प्लीज मेरी बात को समझिए, कैटलिस्ट जो होता है या फिजिकल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। खास तौर पर ये जो बात इधर की गई है ना, हेट्रोजीनस कैटालिसिस में ये फिजिकल इंटरेक्शंस होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता। लेकिन जब आप बात करते हैं होमोजीनियस की, तो यहाँ आम तौर पर आपका कैटलिस्ट केमिकली चेंज हो रहा होता है, किसी स्टेप में चेंज हो रहा होता है, लेकिन जब आखिरी स्टेप पहुंचता है वो अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेता है। मेरी बात पकड़ ली? एक कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के दौरान फिजिकली चेंज हो या ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। केमिकल की बात हो रही है कि नेट स्टार्ट से लेकर एंड तक, मैं एंड पे देखता हूं, जब मैं एंड पे नजर दौड़ाता हूं तो कैटलिस्ट हमेशा अनचेंज रहता है केमिकली। लेकिन अगर रिएक्शन के स्टेप्स के अंदर देखें, मैकेनिज्म के अंदर देखें, तो आपका कैटलिस्ट केमिकली भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल चाहिए? सेकेंड ईयर चैप्टर 14 में जाएं, ओके। तो आप पढ़ेंगे आयरन +2 आयरन +3 are acting as a catalyst in the oxidation of iodide ion by peroxodisulfate ion. ओके, तो मेरे ख्याल में आप ये बात समझ गए हैं। तीसरे पॉइंट्स की जानिब जाते हैं। कैटलिस्ट जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, ये पाथ चेंजर होता है, ओके। ये पाथ को चेंज करता है। जब पाथ को चेंज करेगा
तो पाथ चेंज हो गई है ना। या आप घर जल्दी पहुंच गए या आप घर देर से पहुंच गए। जल्दी पहुंच गए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस, लेट पहुंच गए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। ओके, तो एक्चुअली ये पाथ चेंजर होता है। याद रखें, जब पाथ चेंज होता है ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। प्लीज, कैटलिस्ट कोई एनर्जी बैंक नहीं है। कैटलिस्ट कोई एनर्जी बैंक नहीं है कि आपको एनर्जी दे और रिएक्शन तुम जल्दी जल्दी काम करवा लो, नॉट एट ऑल। कैटलिस्ट पाथ को चेंज करता है। जब पाथ चेंज, ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी तब्दील हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी तब्दील होगी तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं कि ये आपके पास एक पहाड़ी है, यहां आपका घर है, लेट सपोज, ये आपके पास रिएक्टेंट है। अब पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा आपको, फिर जाके आप पाउडर के घर आएंगे। कैटलिस्ट क्या करेगा, वो सुरंग, ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वो सुरंग जनाब बना देगा, आप जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। यानी क्या किया उसने, पाथ को चेंज कर दिया। ओ जनाब, पहाड़ी पे चढ़ने का मज़ामत नहीं करनी पड़ी, जल्दी जल्दी तुम पहुंच आए। ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया गया है। फोर्थ, ये जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिसिस की बात मैं करूंगा, कभी हम यूज करते हैं वर्ड को कैटालिसिस। ये अल्फाज सीखिए प्लीज। कभी हम यूज करेंगे को कैटालिसिस, कभी हम वर्ड यूज करेंगे ऑटो कैटालिसिस। को कैटालिसिस मैं भी एग्जांपल कोट कर चुका हूं कि जब एक प्रोसेस में एकदम एक साथ दो या ज्यादा कैटालिस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं को कैटालिसिस। व्हाट इज ऑटो कैटालिसिस? आपके ईटा में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जनाब, जब ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, CO2 बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो इसके लिए कैटालिस्ट क्या होता है, पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की मौजूदगी में कारोबार होता है। तो हैरानगी की बात कौन सी है कि पहले पहले रिएक्शन स्लो हो रहा होता है, एकदम रिएक्शन तेज हो जाता है। ये क्या हज बन गई? तो सुनिए, ईटा ने पूछा था कि क्या वजह है, तो याद रखें कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में मैंगानीज सल्फेट बनता है। मैंगानीज आयन एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट। जब किसी रिएक्शन में आपने कैटालिस्ट डाला नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्ट ने यह ठेका ले लिया कि बस अब रिएक्शन को कैटालाइज भी मैं खुद ही करता हूं, मैंने कैटालिस्ट डाला नहीं है, खुद एक प्रोडक्ट जब ये कारोबार शुरू कर दे, इसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। ओके, सिमिलरली एक और टर्मिनोलॉजी है कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम को आप जानते हैं, ये लोग कारोबार करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। तो क्या होता है, बाज़ औक़ात इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, फिर क्या करते हैं, इस प्लैटिनम के ऊपर एक और कैटालिस्ट उसके बाद डाल दो ताकि प्रोसेस क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। प्रोसेस क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। कैटालिस्ट पहले एक डाला, वो काम कर रहा है, स्लो हो गया, रिटार्ड हो गया है, अब उसके बाद एक और बंदा उसके पीछे भेज दो, इसको बोलते हैं कैटालिस्ट ऑफ ए कैटालिस्ट। ओके, अगला क्या है, पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। एक्चुअली पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट क्या है, थोड़ा सा फर्क है नेगेटिव कैटालिसिस में और पॉइजनिंग में, थोड़ा सा फर्क है। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, स्टार्ट ही से रिएक्शन को वो स्लो कर रहा होता है। लेकिन पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट क्या है, पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट ये है कि लेट सपोज A+B से आप D बना रहे थे, आप D बना रहे थे, क्या था, आपने कैटालिस्ट भी ऐड किया हुआ था, क्या हो गया है, रिएक्टेंट में कोई ऐसी इम्प्योरिटी मौजूद है, इस इम्प्योरिटी
और कैटलिस्ट के दरमियान झगड़ा हो गया, रिएक्शन हो गया है, कैटलिस्ट ने मजीद काम करना छोड़ दिया है। इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। ये आमतौर पर याद रखें, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के लिए कौन है पॉइजनिंग एजेंट? आर्सेनिक, AS2O3। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, तो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का दुश्मन आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी पड़ी होती है, तो अब क्या होगा? वेनेडियम पे अटैक करेगा, वेनेडियम की शनाख्तें गायब हो जाएगी, तो वो एज कैटलिस्ट कारोबार कैसे करेगा? ओके।